तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आप में से बहुत सारे लोगों के मेल लगातार आ रहे थे कि बहुत दिन हो गए लगातार सुशांत सिंह की स्टोरीज़ और जो भी अपडेट थे मैं देता रहा, और कुछ अब अलग चीज़ें और भी हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो आज मैंने कोशिश भी की, तो कोई अपडेट अभी तक नहीं है, क्योंकि सुशांत सिंह केस में पुलिस की अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। करीब 20 लोगों से पूछताछ हो चुकी है, बहुत सारे लोगों से पूछताछ होनी बाकी है, कई को सम्मन भेजा गया है। अपने अपने हिसाब से वो सभी आएंगे, बयान देंगे, और उस बयान के कंक्लूज़न के बाद पुलिस अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार करेगी। हो सकता है विसरा की भी रिपोर्ट का इंतज़ार करे, इसलिए कि विसरा की रिपोर्ट आने में 25 से 1 महीना लग जाता है, 25 दिन से या 1 महीने के बीच। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आ गई, विसरा रिपोर्ट नहीं आई अभी, और बाकी लोगों से पूछताछ करनी है। तो एग्जैक्ट क्या रीज़न, क्या वजह है, वो सारी चीज़ें पुलिस अपनी फाइनल जो रिपोर्ट है वो दाखिल करेगी, तब सामने आएगी। तो फिलहाल अभी तक उसमें और कोई अपडेट नहीं है। दूसरी तरफ चीन और भारत के बीच में तनाव जारी है। आज खबर आई है कि लद्दाख में जिस जगह पे गलवान घाटी को लेके पूरा मसला चल रहा है, वहाँ से करीब 1 किलोमीटर पीछे हटी है चीन की सेना, और वही बात हो रही थी। चूँकि जो एक LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसके उल्लंघन का मामला था। लेकिन आज शाम को खबर आई है कि चीन ने गलवान घाटी में उस फिंगर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो बल्कि 8 वहाँ तक जो इशू है, तो उसमें 1 किलोमीटर के करीब पीछे हटी है। तो उसके अपडेट भी वक्त वक्त पर आपको देता रहूँगा। अब आज की कहानी, इस कहानी को सुनाऊँ उससे पहले आपने इसी क्राइम तक में बहुत सारी ऐसी कहानियाँ सुनी होंगी जिसमें इंसानों पे अलग अलग तजुर्बे किए गए, एक्सपेरिमेंट किए गए। हैरत अंगेज़ में आपने सुना होगा, आसिम ने सुनाया कहीं, कि किस तरीके से कैंप में अलग अलग हिटलर के दौर में और बाकी टाइम पर जुल्म की इंतहा की गई और इंसानों के ऊपर रिसर्च किया गया। और अलग अलग दौर में ये ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हमारे सामने आई हैं जब इंसानों पे अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट किए गए, जिसमें इंसानों की जान गई और एक तरह से वो बिल्कुल वहशीपन और जंगलीपन की इंतहा हो गई थी। आज की कहानी एक ऐसे ही इंसान के ऊपर किए गए तजुर्बे की है, और इस कहानी के पीछे जो तजुर्बा था वो ये जानना था कि एक इंसान बिना सोए रह सकता है कि नहीं। हालांकि मुझे याद है अपने भारत में ही एक खबर आई थी बहुत पहले, और कई जगह चैनल पे और अखबार में भी मैंने पढ़ा, कोई एक इंसान है जो बरसों से सोया नहीं है और बिल्कुल फिट है, ठीक ठाक है। अब उसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज की जो ये कहानी है, इसमें एक इंसान अगर वो ना सोए, उसे ना सोने दिया जाए, तो फिर क्या होगा, क्या क्या चीज़ें पलटेंगी, उसकी बॉडी लैंग्वेज पे, उसकी सोच पे क्या असर होगा, और क्या एक इंसान बिना अपनी नींद पूरी किए हुए, बिना सोए हुए जिंदा रह सकता है। इसी सच का पता लगाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये आप अगर देखेंगे कई जगह पे सोशल मीडिया में है, रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट इसके नाम से। हालांकि इस कहानी को पूरी तरह से सुनाऊं आपको उससे पहले एक चीज़ और, इस रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट की जो कहानी है, इसको लेकर दावे से आज तक नहीं कहा गया कि ये सच है या झूठ है। उसकी दोनों वजह है, क्योंकि पुख्ता तौर पर कभी कोई ऐसे दस्तावेज़ या ऐसी चीज़ें सामने नहीं आए जो साबित कर सके। जिस देश का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, जिसका नाम आता है रूस का, उसने इनकार किया कि उसने कभी ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं किया। लेकिन ये आप हम सब जानते हैं कि इंसानों पे अलग अलग वक्त में जब जब ऐसी चीज़ें हुई हैं, कई एक्सपेरिमेंट किए गए। तो रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट की कहानी है। कहानी ये है कि एक इंसान क्या बिना सोए हुए जिंदा रह सकता है या नहीं, और या क्या क्या उसमें बदलाव आएंगे, तब्दीलियाँ आएंगी। बात सेकेंड वर्ल्ड वॉर की है, दूसरे विश्व युद्ध की, 1940। विश्व युद्ध में सभी एक तरह से कूदे हुए थे, और ये वही रूस था जिसने एक तरह से हिटलर की सत्ता को उखाड़ फेंका था। और रूस की सेना ही जब पहुंची थी जर्मनी के अंदर, तब बाद में हिटलर को खुदकुशी करनी पड़ी थी। तो 1940 में हर मुल्क ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अपने दुश्मन देश के सैनिकों को, अफसरों को और कई पॉलिटिकल लीडर को भी बंधक बना के रखा था।
कहानी ये है कि रूस ने भी ऐसे बहुत सारे लोगों को बंधक बनाकर रखा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1940। ऐसे ही 5 दुश्मन देश के बंधक रूस के कब्जे में थे और उसी दौरान रूस के जो साइंटिस्ट हैं सेना के साथ मिलकर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और वो जानना चाहते थे कि एक इंसान जो है वो बिना सोए हुए रह सकता है कि नहीं। इस एक्सपेरिमेंट के पीछे जो लॉजिक दी गई थी, जो वजह दी गई थी, वो ये कि चूँकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जारी था, सुबह शाम दिन रात जंग हो रही है, तो बिना थके बिना सोए जागते हुए क्या सैनिक लड़ाई लड़ सकते हैं, ये पता करना था। तो इसके लिए वहाँ के साइंटिस्ट ने रिसर्च करना शुरू किया और फिर उन्हीं के कहने पर 5 ऐसे बंधकों को, कैदियों को जो रूस के कब्जे में थे, उनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करने का फैसला लिया गया। इन 5 कैदियों से ये कहा गया कि अगर तुम 30 दिन तक, यानी पूरे 1 महीने सोते नहीं हो और 30 दिन तुम जाग कर गुजार देते हो तो तुम 5 को रिहा कर दिया जाएगा। हालांकि खबर ये भी है कि ये उनसे झूठ कहा गया था कि उनको रिहाई मिल जाएगी, रिहाई देनी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन 5 कैदियों से ये कहा गया कि अगर तुम 5 30 दिन तक बिना सोए हुए रह जाते हो, जागते रहते हो, तो 31वें दिन तुम लोगों को आज़ाद कर देंगे। वो 5 कैदी तैयार हो जाते हैं। इसलिए तैयार होते हैं कि उन्हें मालूम है कि जिस तरीके से बंदी बना के रखा गया, जिस तरीके से कैदियों पे जुल्म ढाया जाता है, कई कैदियों को तो बिना पता भी नहीं चलता उनके देश को मार दिया जाता है, तो उन्हें लगा कि चलो कम से कम 30 दिन के बाद ज़िंदा तो लौटेंगे और ये एक्सपेरिमेंट भी क्या है कि जागना है, तो इसमें कोई टॉर्चर भी नहीं, किसी तरह का जुल्म भी नहीं होगा, बस जागते रहना है। तो मौत से तो अच्छा है कि 30 दिन जाग कर देख लिया जाए। तो उन 5 कैदियों की तैयार होने के बाद एक्सपेरिमेंट शुरू होता है, रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के लिए बाकायदा एक रूम तैयार किया जाता है और उस रूम में ज़रूरी खाने पीने की चीज़ें, एक टॉयलेट, सब कुछ होता है और उस रूम को ग्लास से बंद किया जाता है। उसके अंदर जो मिरर था वो इस तरीके का मिरर था कि आप बाहर से तो देख सकते हैं, जो अंदर है उस रूम में वो बाहर का मंजर नहीं देख सकता। तो ऐसे ग्लास लगे हुए थे। तो एक रूम के अंदर इन 5 कैदियों को डाला जाता है, उनके लिए ड्राई फ्रूट्स, बाकी खाने की चीज़ें, टॉयलेट, पानी पीने की चीज़ें, ये सारी चीज़ें रख दी जाती हैं। और ये एक एयर टाइट चैम्बर था और उस चैम्बर को बंद कर दिया जाता है। इस चैम्बर में बाकायदा एक ख़ास किस्म का एक गैस छोड़ी जाती है ऑक्सीजन के साथ। उस गैस का मतलब ये था कि ताकि इन्हें नींद ना आए, और ऑक्सीजन इसलिए कि एयर टाइट चैम्बर था तो ऑक्सीजन से वो सांस ले सकें। और उस मिरर के ज़रिए अब साइंटिस्ट बैठकर 24 घंटे इन 5 कैदियों के ऊपर नज़र रखते, इनकी हरकतों पर नज़र रखते। साथ में अंदर कुछ माइक्रोफोन और वो सारी चीज़ें भी लगी हुई थी जिनसे ये अंदर जो बात कर रहे थे वो ये बाहर बैठकर सुन सकते थे। तो सब कुछ तैयारी के बाद इन्हें डाल दिया गया। पहला दिन बड़ा नॉर्मल गुजरा, सब बिल्कुल वैसे ही थे जैसे होता है। दूसरा दिन भी नॉर्मल गुजरा, वक्त पे अपना सब बातचीत कर रहे हैं, नॉर्मल खा पी रहे हैं और आम बात कर रहे हैं एक दूसरे से, जो आम लोग बैठकर एक साथ फ्री होते हैं, जो बातें करते हैं। तीसरे दिन थोड़े से निढाल हुए, थोड़े से कमज़ोर लगे और आवाज़ में उतनी ताकत नहीं थी, लेकिन फिर भी बातचीत करते रहे, नॉर्मल रहा सब कुछ। चौथा दिन आया, चौथा दिन भी लगभग इन लोगों ने नॉर्मल गुजार दिया और कोई ऐसी चीज़ नहीं आई। थकान ज़रूर है, आंखें बोझिल हो रही हैं और लगातार उधर बाहर से एक ख़ास किस्म का गैस छोड़ा जा रहा है जिससे उनको नींद ना आए। ऑक्सीजन भी दिया जा रहा है और वो ऑक्सीजन ले रहे हैं। 4 दिन अब तक बहुत अच्छे से गुजर गए। 4 दिन में कोई ख़ास परिवर्तन नहीं आया, सिवाय इसके कि एक आदमी जब नींद पूरी नहीं होती है तो जिस तरीके से निढाल होता है, थोड़ा सा वैसी ही चीज़ें थी, आंखें बोझिल हो रही थी। लेकिन 5वां दिन जैसे ही आता है, उसके बाद जो बाहर बैठे हुए साइंटिस्ट हैं, जो इनकी हर बात को सुन रहे हैं, हर मूवमेंट को देख रहे हैं, वो नोटिस करते हैं कि अब 5 बातें तो कर रहे हैं लेकिन वो बुदबुदा रहे हैं और
एक बोल रहा है तो दूसरा भी बोल रहा है, और दूसरा बोल रहा है तो तीसरा भी। ऐसा लगता है कि पांचों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, लेकिन पांचों एक ही वक्त एक साथ बोल रहे हैं, और किसी को कोई फिक्र नहीं है कि कौन उनकी बात को सुन रहा है, कौन रिप्लाई कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। पांचों बोले जा रहे हैं, लेकिन वो बोली जो है वो बुदबुदाने वाली जैसी है कि मतलब आप आधे होश में भी हैं और आधे आप नींद बेहोश हैं कि आप क्या कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। 5वें दिन से उनके अंदर बदलाव आना शुरू होता है। 6ठा दिन वो बिल्कुल और निढाल होने लगते हैं। 7वें 8वें दिन और हालत ख़राब हो जाती है। अब वो बुदबुदाना भी कम, बहुत कोशिश कर रहे हैं बाहर बैठकर साइंटिस्ट, लेकिन वो माइक्रोफोन की उनकी आवाज़ें भी लगभग एकदम ना के बराबर आ रही। तो 5 से 8 अगले 3 दिन और तक इनकी हालत और ख़राब हुई। कोशिश भी कर रहे हैं सोने की, लेकिन नींद भी नहीं आ सकती, क्योंकि वो एक खास किस्म का गैस छोड़ा जा रहा है जो उनको सोने नहीं दे रहा है। 9वें दिन पहली बार एक ख़तरनाक चीज़ होती है। उन 5 में से एक कैदी अचानक ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है। करीब 3 घंटे तक वो एयर टाइट चैम्बर में चीखता है, और जितना दम है उसके अंदर वो उस पूरी आवाज़ पूरे ज़ोर से, पूरे दम से चीखता है। बाहर बैठे हुए सब सुन रहे हैं। 3 दिन की खामोशी, बुदबुदाने की आवाज़ के अलावा कुछ नहीं आ रहा, लेकिन 9वें दिन अचानक एक की भयानक चीख सुनाई देती है, और ज़ोर ज़ोर से वो चीख रहा है और कमरे में टहल रहा है, चीख रहा है और टहल रहा है। कमाल की बात ये थी कि वो इतनी ज़ोर से चीख रहा है कि बाहर बैठकर जो साइंटिस्ट हैं उनको भी लग रहा है कि ये बहुत तेज़ आवाज़, लगता है उनके कान के पर्दे फट जाएंगे। लेकिन उस कैदी के साथ जो उसके 4 और साथी कैदी थे, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा उसके इतने ज़ोर से चीखने पर भी, और वो सब लगता है कि चारों अपने आप किसी और दुनिया में गुम है। 3 घंटे के बाद अचानक उस कैदी की आवाज़ बंद हो जाती है। असल में वो इतनी ज़ोर से चीखा था कि उसका जो वोकल कॉर्ड है वो लगभग एक तरह से फट गया था, और फिर उसके बाद भी वो चीखने की, उसका मुंह खुला हुआ आ रही, लेकिन अब आवाज़ नहीं आ रही, क्योंकि 3 घंटे तक नॉन स्टॉप वो पागलों की तरह चीखा था। 9वें दिन की ये बात थी। 10वें दिन के बाद से अचानक चीज़ें बदलनी शुरू हो गई, और इन सब में एक अजीब सा परिवर्तन आने लगा। कई बार ऐसा हुआ कि ये पता नहीं जिंदा भी हैं कि, क्योंकि बाहर अब आवाज़ भी नहीं आ रही है, तस्वीरों में निढाल दिख रहे हैं, लेकिन आंखें खुली हुई हैं। फिर भी 2-3 दिन और गुजर गए। 13वें दिन अचानक बाहर बैठे साइंटिस्ट को लगता है कि कुछ गड़बड़ है, और शायद इनमें से सब मर गए हैं। लेकिन फिर वो जब देखते हैं अपना, तो उनका जो ऑक्सीजन लेवल है उससे पता चलता है कि नहीं, ऑक्सीजन लेवल तो सही जा रहा है, इसका मतलब है कि वो पांचों कंज्यूम कर रहे हैं अभी भी ऑक्सीजन। तो उसके हिसाब से ये था कि वो मरे नहीं हैं। फिर भी उन्हें कुछ डाउट हुआ, तो उन्होंने कोशिश की कि इस ऑपरेशन को रोक दिया जाए, इस एक्सपेरिमेंट को रोक दिया जाए, लेकिन जो कमांडर था वो तैयार नहीं था। और इसके बाद 2 दिन और गुजर गए। 15वां दिन आता है। 15वें दिन कुछ डाउट होता है, और साइंटिस्ट जो है वो ऐलान करते हैं, अंदर मैसेज देते हैं कि हम दरवाज़ा खोलेंगे, माइक्रोफोन में कुछ प्रॉब्लम है उसको ठीक करेंगे, आप पांचों दरवाजे से दूर रहना, और अगर दरवाज़ा खुलते ही आप लोग पांचों दरवाजे से दूर नहीं तो गोली मार दी जाएगी, और अगर आप लोग दूर रहते हैं तो इसके बाद हम आज़ाद कर देंगे। इसका दरवाज़ा खुलता है। वो पांचों आज़ाद करने की खुशी की बजाय अब ये कह रहे थे कि हमें फ्री नहीं होना, हमें आज़ाद नहीं करना, हमें यहीं रहना है। अब ये अजीब सा एक बर्ताव, लेकिन जब साइंटिस्ट और उनके साथ जो सेना के लोग थे वो अंदर उस एयर टाइट चैम्बर में पहुँचे, तो उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि फर्श पर खून पड़े हुए हैं, दीवार पर छींटे हैं, और उनमें से कुछ के अपने ही जिस्म के मांस गायब है, कुछ की हड्डियां निकल आई हैं। और फिर उन्हें ऐसा लगा कि जैसे ये लोग अपना ही मांस खा रहे हैं। ये देखते ही दिमाग घूम गया। वो लोग दरवाज़ा बंद करके बाहर आते हैं, और उनमें से एक को जो जब अंदर गए थे तो उसकी इतनी हालत ख़राब थी कि उसको कोशिश करते हैं कि बाहर ले आए, लेकिन वो आने को तैयार नहीं था। तो बाहर आते हैं और कुछ देर के लिए अब वो गैस बंद कर देते हैं, जिससे इनको नींद नहीं आती थी। लेकिन जैसे ही वो गैस बंद करते हैं, थोड़ी देर के बाद उनमें से एक कैदी की मौत हो जाती है। उसकी लाश को बाहर निकाला जाता है। उसके बाद ये साइंटिस्ट जो है ये सारे तय करते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को फ़ौरन रोक देना चाहिए, क्योंकि वो अब बाकी बचे 4 वो अजीब तरह का बर्ताव कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर कोई भूत प्रेत जिन घुस गया है।
वो बाहर आने को तैयार नहीं और अजीब अजीब बातें कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा ज़ख्मी, क्योंकि अपने आप को उन्होंने ज़ख्म किया और ऐसा लगा कि वो खुद का मांस खुद ही खा रहे हैं। तो ये भी सारी चीज़ें होने लगी तो साइंटिस्ट का भी दिल घबरा गया। साइंटिस्ट और सेना में फ़र्क भी होता है। तो उन्होंने कहा कि इस एक्सपेरिमेंट को रोक देते हैं। लेकिन जिस कमांडर की निगरानी में ये पूरा एक्सपेरिमेंट चल रहा था, उस कमांडर ने इसको रोकने से मना कर दिया और उसने कहा ये एक्सपेरिमेंट तो जारी रहेगा, अभी 15 ही दिन हुए हैं। बल्कि उस कमांडर ने ये कहा कि आप लोगों में से एक साइंटिस्ट को खुद जाकर अंदर उन कैदियों के साथ अब रहना चाहिए ताकि आप बेहतर रिसर्च कर सको। और जब साइंटिस्ट नहीं माने, कमांडर ने ऑर्डर दिया, तो उसमें से एक साइंटिस्ट ने उस कमांडर को ही गोली मार दी। वो इतना डरा हुआ था कि उनके साथ अंदर कैसे रहें। और इसके बाद फिर वो अंदर के जो मंजर देखा तो उसमें और उनकी हालत ख़राब हो गई। 4 बचे हुए थे, उन 4 में से फिर उनको निकाल कर उनका इलाज करने की कोशिश की गई, 3 और की मौत हो गई। अब सिर्फ 1 बचा, उसको थोड़ा सा इलाज कराने के बाद वापस उस चैम्बर में डाल दिया गया। 5 में से 4 मर चुके थे, इकलौता जिंदा था। 16वें-17वें दिन की बात थी, बल्कि 16वें दिन की। उसके बाद फिर एक बार दरवाज़ा खुलता है, एक साइंटिस्ट अंदर जाता है और उससे पूछता है कि तुमको आज़ाद करना तुम्हें कैसा लग रहा है। तो वो अजीब अजीब बहकी बातें कर रहा है और उससे बात करके उस साइंटिस्ट को लगा ही नहीं कि ये इंसान है, ये कुछ और हो चुका है। तो वो साइंटिस्ट पूरी तरह से घबरा गया। उसे लगा कि ये बेहद ख़तरनाक है और इसको अब यहाँ से बाहर निकालना इलाज के बाद और भी ख़तरनाक है। उस 5वें और आखिरी कैदी को उस साइंटिस्ट ने उसी एयरटाइट चैम्बर के अंदर गोली मार दी, सीधे दिल पर। मारने के बाद वो बाहर आया और इस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट को ख़त्म कर दिया गया। 40 के बाद, 1940 की बात है ये, इस एक्सपेरिमेंट को लेकर जो सारी चीज़ें हुई। करीब 69 साल तक इस बारे में किसी को दुनिया में भनक नहीं। हालांकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, रिसर्च हुए जो इलीगल थे। धीरे धीरे छन छन कर कहानियाँ आई, लेकिन इस रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में कभी कोई खबर नहीं आई थी। 2009 में क्रीपी पास्ता विकी नाम के एक वेबसाइट ने पहली बार एक आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल में इस रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया और बताया कि ये कैसे कैसे, और उसने उस वक्त के जो साइंटिस्ट और बाकी रशियन आर्मी के जो लोग, उनके बाद के लोग, उनके ज़रिए ये सारी कहानियाँ लेकर सामने आया। जब ये कहानी सामने आई तो रूस ने इसको साफ साफ इनकार किया, इस कहानी को, कि ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। लेकिन कुछ ऐसे तथ्य, कुछ ऐसे फैक्ट्स ने रखे और सारी चीज़ें रखी कि कुछ लोगों ने कहा कि एक काल्पनिक कहानी है, एक फर्जी कहानी है, पर कुछ ने कहा कि नहीं, इस कहानी में दम है और सच्चाई के करीब है। लेकिन आज भी 2009 में आर्टिकल आया था, हम 2020 में हैं, 11 साल हो गए, कोई भी इस पूरी दुनिया में पुख्ता तौर पर दावे से ये नहीं कह सकता कि ये कहानी पूरी तरह से सच है या फिर ये कि ये कहानी पूरी तरह से गलत है। बहस इस पे आज भी जारी है, तमाम जगहों पे ये स्टोरीज, इस पे कुछ फिल्में भी बनी, बाकी चीज़ें भी हुई। लेकिन ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि चूँकि उस दौर में ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए अजीब अजीब तरह के, तो कोई ऐसी हैरान करने वाली बात नहीं है कि एक इंसान बिना सोए हुए कैसे रह सकता है, कब तक जाग सकता है, कितने दिन जाग सकता है, उस जागने से उसके अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ आ सकती हैं। ये सारी चीज़ों पे भी एक्सपेरिमेंट हुआ होगा और इसका इस्तेमाल जंग के मैदान में किया जाना था, ताकि बिना थके, बिना रुके, बिना आराम किए, बिना सोए एक फ़ौजी लड़ सके। और कई बार जंग में ऐसे हालात पैदा होते हैं जब आपके सेना कम होते जाते हैं, मारे जाते हैं, आपको फिर बैकअप की ज़रूरत होती है, फिर आप 24 घंटे लगातार नहीं जगे रह सकते हैं, तो उसमें ये एक्सपेरिमेंट इस तरह की जाती है। हालांकि इस कहानी से एक दूसरी तरीके से मैं बताऊं कि जब मैंने कहा आपको शुरू में कि पहला 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बल्कि अच्छे से गुजरे, मुझे याद है अपनी ज़िंदगी में मैं लगातार 3 दिन तक जागा हूँ, ये मेरा अपना है एक्सपीरियंस। और वो वजह थी जब मुंबई में ट्रेन ब्लास्ट हुआ था, एक साथ 7 ट्रेनों में, जो लोकल ट्रेनें थी सारे, जिसके फर्स्ट क्लास के डब्बे में, 2006, 7 या 8। तो उस दौरान में चूँकि शाम को पहला धमाका हुआ था, फिर रात को पहुंचा था, तो उस रात नहीं सोया। उसके बाद नेक्स्ट डे पूरा दिन भर रिपोर्टिंग, फिर रात आई, फिर रात को नहीं सो पाया क्योंकि करीब 11:30 बजे वारदात लाइव ख़त्म हुआ
देन कुछ सोर्सेज से मिलना था, उनकी तरफ भागे। फिर तीसरी रात आई, दिन भर काम किया और उस रात में भी कुछ और लोगों से मिलना था। तो जो मैं होटल गया था वो सिर्फ पहली रात सामान रखा था और उसके बाद मैं 3 दिन के बाद होटल गया था। तो 3 रात लगातार जागा था और उस 3 रात के जागने का अगर मुझसे मेरा एक्सपीरियंस पूछे तो तीसरे दिन अब लगा था कि बस गिर जाऊंगा। और कुछ नहीं हो रहा था लेकिन आंखें जल रही थी बुरी तरीके से और कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा था, ना कुछ खाना ना पीना, तो और एक थकान और थकावट ज़्यादा हो रही थी। पर उससे एक्सपीरियंस से मुझे लगता है कि 3 दिन तक जागा जा सकता है। मुझे थोड़ी सी दिक्कत होगी लेकिन 3 दिन कोई मुश्किल नहीं है। 3 दिन के बाद मुश्किल है जागना, मतलब ये मेरा अपना तजुर्बा है क्योंकि ये फर्स्ट हैंड मेरा एक्सपीरियंस है। और यहाँ पे भी इस कहानी में मैंने देखा कि 5 दिन तो ठीक ठाक था, 5 के बाद फिर गड़बड़ होना शुरू हुआ। तो ये थी कहानी, एक अजीब शर्त की कहानी कि 5 कैदी जिनको 30 दिन तक जागना है, फिर रिहाई मिलेगी और उसके बाद मिला कुछ नहीं। उन 5 के हिस्से में मौत आई। तो दुनिया में अजीब अजीब एक्सपेरिमेंट होते हैं, अजीब अजीब इस तरह के चीज़ें की गई हैं। कई ऐसे किस्से कहानियाँ हैं जो इंसान को इंसान कहने में भी शर्म आती है कि वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये सच है। तो आज ये इतनी ही कहानी में सुशांत सिंह राजपूत के पूरे केस पे हमारी नज़र, आपके मेल भी लगातार पढ़ रहे हैं, आपके जो शक और सवाल भी है, मर्डर और ख़ुदकुशी के बीच की जो एक बहस चल रही है वो भी है, कौन कौन लोग गुनहगार जिम्मेदार हैं और क्या नया खुलासा हो सकता है उस पर भी नज़र है। तो जैसे ही जो चीज़ें अपडेट मिलेंगी वो ज़रूर आपको बताता रहूँगा। और साथ में भारत और चीन और लद्दाख के इतिहास पे भी नज़र है, तो कोशिश करूँगा वो भी आपको अपडेट करता रहूँ। आज सुखविंदर सिंह जी हैं योकोहामा जापान से, लगातार कहानी सुन रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। दीपक ठाकुर हैं दुबई से, इन्होंने भी कुछ भेजा है। रोहन ध्रुव हैं, और ये रोहन ध्रुव ही हैं जिन्होंने ये रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट की कहानी की फरमाइश की थी। तो थैंक यू रोहन, और उम्मीद है कि आपको कहानी पूरी आपको सुनने को मिली। जुनैद रियाज हैं, ये पाकिस्तान से हैं और इन्होंने कहा कि ISI के बारे में आप कोई कहानी सुनाए, जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी है। और इनका ये कहना है कि टाइटल अगर आप इंग्लिश में लिखें तो हम जैसे लोगों के लिए बेहतर होगा, हिंदी नहीं आती। मैंने कोशिश यही करूँगा, कई बार कई लोगों ने कहा कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा करो दीपक, ठीक है। जयेश जोगाले हैं और नागपुर से, साथ में इनकी दोस्त हैं मानसी, ये दोनों भी कहानी सुनते हैं, थैंक यू वेरी मच आप दोनों का। प्रवीण उप्रेती हैं, इसके अलावा विनीता मलिक हैं नेपाल से, अंजलि एलियस आशु शर्मा हैं, इसके अलावा प्रसाद पाटिल हैं, सत ढिल्लों हैं लंदन से, इन्होंने कहा जब आएँ तो ज़रूर मिलें, पक्का ढिल्लों साहब जब आऊँगा आपसे मुलाकात करूँगा। प्रीतम निर्मल हैं और अगम शर्मा इनके बेटे, इसके अलावा ज़ुबैर शेख, रोशनी हैं, और इसके अलावा अवधेश यादव, श्रुति झा हैं। इन्होंने एक कविता लिखी, इन्होंने कहा कि बड़ा इंस्पायर्ड होकर लिखी हूँ जब एक वारदात में, और आप लोगों को जब सुनाया था कि अभी मौत से नहीं अभी मरने से डर लगता है, तो उस पर श्रुति ने लिखा है, बहुत ही अच्छा मैंने पढ़ा। श्रुति वेरी गुड, अच्छी कविता थी। इसके अलावा मुकुंद वी पुरानिक हैं, ये स्विस डिप्लोमेट के जो रेप केस था, कई बार कहा है, सुना नहीं पाया अब तक, मैं जल्दी सुनाता हूँ मुकुंद साहब। सोसो मैत्रेया हैं, ये लद्दाख से हैं। खुशबू त्रिपाठी हैं, और इसके अलावा इन्होंने कुछ लिखा था। योगेंद्र सिंह राय, रोज़ी पूजा भिलाई से हैं ये, और कमल सदाना जो सुसाइड केस था उसकी कहानी सुनना चाहती हैं। सनी शर्मा हैं, ऋषभ शर्मा हैं, इसके अलावा संतोष चंदेल हैं। साथ में आज क्राइम तक फैमिली मेम्बर जो हैं उनमें शेखर श्रीवास्तव, इनका हैप्पी बर्थडे है, तो जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक शेखर। प्रीति का भी आज जन्मदिन है, बल्कि आज नहीं कल था। इसके अलावा वैशक के नायर का जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे। अलफरहा हैं, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे फरहा। और अहमद शाहबाज ने भेजा ये। इसके अलावा सायरा सोफिया का बर्थडे है, बल्कि कल है 26 जून को, तो हैप्पी बर्थडे एडवांस में सायरा सोफिया। फातिमा मोहम्मद ने भेजा था ये। इसके अलावा भवीन विठानी है, और इनकी 22 तारीख को बर्थडे था, तो उस वक्त भूल गया था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे भवीन साहब। साथ में फरजाना खान और मुबारक हुसैन, इनकी एनिवर्सरी, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। और इनकी बेटी आफ़ी हैं, उन्होंने भेजा था मम्मी पापा के लिए।
जितेंद्र शर्मा जी की भी एनिवर्सरी है, तो जितेंद्र साहब आपको भी बहुत बहुत बधाई, मैरिज एनिवर्सरी। आप लोग इसी तरह खुश रहें, अच्छे रहें, यही दुआ है। तो कल मुलाकात होगी रात 9 बजे। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को थैंक यू।